हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। नहीं, आपसे नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों से ना। हमारे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं। चलिए जी, तो बड़े बेटा आगे कहाँ तक पहुंच गए थे? और पिछला सेक्शन याद हुआ आप लोगों को सबको? देखो, बहुत इजी है डाइवर्सिटी। ये बात दिमाग में पहले से बिठा लीजिए, क्योंकि रिवीजन करोगे ना तो सबसे इजी यही टॉपिक लगेगा पूरी जूलॉजी के अंदर। ठीक है ना? मैं रियल कह रहा हूँ, ये मेरी फीलिंग है, क्योंकि मैं पूरी जूलॉजी पढ़ाता हूँ तो मुझे मालूम है कि इससे ज्यादा इजी चैप्टर कोई है ही नहीं। अब तुम लोग हंस लो बोले मन ही मन कि सर हम ही मिले थे क्या तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए, तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, तो चलो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, बिल्कुल सही है। लास्ट टॉपिक बोलिए, कहां तक हो गया था? डाइजेशन ऑर्थोपोडा से शुरू करना था। ओके, चलिए बेटा। तो देखिए, वो जो ब्लॉक्स अपन ने बनाए थे वो तो बाद में अपन बना लेंगे। ये प्रोटोजोआ है, मैं यहां से ले लेता हूं ताकि आप सबको ध्यान में रहेगा। हम आ रहे हैं बच्चों ऑर्थोपोडा पर। और देखिए, ऑर्थोपोडा में हमने कहा था जो डाइजेशन है दैट विल एक्स्ट्रा सेलुलर। कैसा होगा बच्चों? एक्स्ट्रा सेलुलर। और यह भी आपको मालूम है कि यहां पर कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हमें देखने को मिलेगा। राइट? ये बातें तो अपने को इकाइनोडर्मिट क्या मैमल तक लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि ये पॉइंट तो अपना फिक्स हो गया। कहां से? फाइलम नंबर 6 से, यानी एस के हेलमिन्थीज से। अपन एक काम कर सकते हैं, बीच में अपने पास में जगह है, वहां एक छोटा सा ब्लॉक बना के अपन इसको ऑलरेडी याद भी कर सकते हैं। देखिए, पहला और दूसरा जो फाइलम है उसके अंदर था ओनली इंट्रासेलुलर, याद कीजिएगा, पक्का है ना बेटा? उसके बाद नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 इसमें था इंट्रा भी था, एंड ऑल्सो देर इज एक्स्ट्रा सेलुलर। तो यहां पे दोनों डाल दीजिए, बीच में लिख लो, यहां अपने पास जगह है काफी सारी। ठीक है ना? और ज्यादातर क्या है, जो स्पेस है ना वो नियर टू ऑर्थोपोडा मोलस्क का यूज मत करना, थोड़ा उस साइड वाला यूज करना, क्योंकि उसका पॉइंट इधर नहीं आएगा कभी भी। और बाकी बच गया 6, और उसके बाद डॉट लगा रहा हूं तो आपको समझना है देर इज ओनली एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। मतलब 6 के बाद आपको एक ही चीज काउंट करनी है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। और एक चीज और ऐड कर सकते हो बेटा, 6 से ही हमारी स्टार्ट हो गई थी कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ये वर्ड जो है ना, ये भी अपन यहां से 6 के साथ ही ऐड कर सकते हैं। तो अब जितना भी लिखा है ना वो शॉर्ट लिस्टेड हो गया। 1 2 इंट्रा, 3 4 5 इंट्रा एक्स्ट्रा, और 6 एंड अबव वो अपने को ओनली एक्स्ट्रा याद रखना है। बहुत क्लेरिफाई भी हो जाएगा। करेक्ट इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन में इस तरीके की प्रॉब्लम्स दे देते हैं बीच बीच में, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता, सारे कैरेक्टर चेंज हो रहे हैं बार बार, तो अपन निकाल सकते हैं। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आर्थ्रोपोडा में है, आपने कॉकरोच का फेस देखा होगा, कितना खूबसूरत है ना? अलग अलग टाइप की डिजाइन बनी हुई है, और उनको अपन नाम देते हैं माउथ पार्ट्स। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट अकॉर्डिंग टू नेमिंग एंड एज वेल एज आल्सो टाइप्स ऑफ फंक्शन। मतलब बहुत सारे फंक्शंस के टाइप भी वहां देखने को मिलेंगे और नाम भी अलग अलग देखने को मिलेगा। तो नाम की बात नहीं करनी है, हम उसके टाइप्स देख रहे हैं फंक्शन के बेस पर। ओके, नाम तो आपने सुना होगा, लेब्रम, लेबियम, वो लोअर लिप होता है, लेब्रम अपर होता है। फिर आप जानते हो मैंडिबल्स और फर्स्ट मैक्सिली, ये 4 हो गए, और एक टंग होती है हाइपोफेरेंस। तो इनकी नेमिंग नहीं बोल रहे हम, उनकी वर्किंग बिहेवियर की बात कर रहे हैं, प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं कि वो काम कैसे करेंगे। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं डिफरेंट डिफरेंट माउथ पार्ट्स प्रेजेंट इन ऑर्थोपोडा। और देखिए बेटा, 3 के टाइप अपन लिख लेते हैं जो कि एनसीईआरटी में है, यहां नहीं है लेकिन दूसरे चैप्टर्स में है। जैसे एक इनका वर्किंग है बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, याद कीजिएगा, काटने और चबाने वाले माउथ पार्ट्स। ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे कहां कहां मिलता है। ये एनसीईआरटी में कॉकरोच में दिया हुआ है, इसलिए स्टार लगाएंगे अपन। एनसीईआरटी का पॉइंट है। बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप जो है वो आपको देखने को मिलेंगे एक तो कॉकरोच में, राइट। एक आपको लोकस्टा भी मैं लिख रहा हूं, जिसका अदर नेम सेम स्पीसीज है, ग्रॉस ऑपर, राइट। तो ग्रॉस ऑपर में मिलेगा। लोकस्टा आप जानते ही हैं, डायग्राम भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, हमारी डाइवर्सिटी में दिया है। कॉकरोच का डायग्राम तो अपन जानते हैं एनसीईआरटी में है ही, इसलिए इंपॉर्टेंट है।
और एक टर्माइट्स अपने को याद रखना है। ठीक है, टर्माइट चाहो तो छोड़ देना, मैंने क्रॉस लगा दिया है, बट हमें 3 एनिमल तो ध्यान रखने पड़ेंगे। कॉकरोच है, लोकस्टा है। लोकस्टा का तो आपको थोड़ा सा फंक्शन याद होगा या बिहेवियर याद होगा, इट इज ग्रेगेरियस, ये ग्रेगेरियस पेस्ट है बच्चों, और हर्बीवोरस होता है। आपने देखा होगा जैसलमेर बाड़मेर साइड लोकस्टा का अटैक बहुत होता है, वो ग्रुप्स में आते हैं, हजारों लाखों की संख्या में एक साथ अटैक करते हैं। जिस फील्ड के ऊपर से, जिस खेत के ऊपर से पास हो गए, उसकी पूरी क्रॉप आपको रात में तो देख के आए थे, सुबह कुछ नहीं मिलेगा आपको, मतलब पूरा साफ कर देते हैं। और ये आते किधर से पता है आपको? यस, उधर से आते हैं, पड़ोसी देश की तरफ से। मतलब वहां समझो लोकस्टा के खाने के लिए भी कुछ नहीं समझ गए ना, गरीबी है, गरीबी। ओके, अब बाइटिंग एंड च्यूइंग के बाद अपन बात करें तो एक है पर्सिंग एंड सकिंग टाइप। पर्सिंग एंड सकिंग टाइप, ये आपको याद हो तो डिजीज में दिया है मॉस्किटो के नेम के साथ। तो पर्सिंग एंड सकिंग टाइप आपको मिलेगा इन मॉस्किटो, और 3 मॉस्किटो आप जानते ही हैं, एडीज, एनाफ्लेज और क्यूलैक्स। इन सबको आप डिजीज से रिलेट कर सकते हैं। एडीज कहां कहां बताइए, कौन कौन सी डिजीज से रिलेट होगा? डेंगी और चिकनगुनिया, है ना। एनोफिलिस मलेरिया, और क्यूलैक्स एलिफेंटिएसिस फाइलेरिएसिस, ठीक है ना। क्यूलैक्स अपने को वहां मालूम है, तो अपन इन सब चीजों को जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं बेटा अगले चैप्टर से। तो ये भी एनसीईआरटी में है, इसलिए हमने इस पे भी स्टार लगाया। अब एक एग्जांपल बता रहा हूं पहले, है ना, उससे अपन निकालेंगे। दैट वन इज द हनी बी। उल्टा चल रहे हैं। अब हनी बी को क्या है, एनसीईआरटी ने 3 चैप्टर्स में लिख रखा है, डायवर्सिटी में डाल रखा है ना, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट में दे रखा है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल में वैक्स है, हनी है, उस सब के लिए दे रखा, और इकोलॉजी में भी डाल रखा, ठीक है ना। तो आप ध्यान से सुनना, भले ही इसका माउथ पार्ट नहीं आए, बट यदि इसके बारे में कुछ पूछना होगा ना उसको, तो सीधा उठकर यहां जुड़ेगा माउथ पार्ट से। तो हम इसका उल्टा प्रोसेसिंग ध्यान रखेंगे कि मैं माउथ पार्ट पे स्टार नहीं लगा रहा, सिर्फ एग्जाम्पल पे स्टार लगा रहा हूं बेटा, ताकि अपने को उसकी प्रोसेस पता रहे। यहां पर होंगे च्विंग एंड लैपिंग टाइप माउथ पार्ट्स, च्विंग एंड लैपिंग टाइप माउथ पार्ट्स फाउंड इन द हनी बी। और भी होते हैं साइफोनिंग टाइप, स्पॉन्ज टाइप, बट वो हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। हम 3 याद रखेंगे, बाइटिंग एंड च्विंग टाइप, पर्सिंग एंड सकिंग टाइप, एंड च्विंग एंड लैपिंग। यू नो अबाउट द लैपिंग? लैपिंग क्या होती है? मान लीजिए बूढ़ी अम्मा के दांत टूट जाएं और फिर उसने कुछ खाने के लिए दें, तो वो अपने टंग से उसको प्रेस करेगा, जॉ से प्रेस करेगा, सलाइवा मिक्स करेगा टंग के थ्रू, दैट वन इज कॉल्ड द लैप बिहेवियर, ठीक है ना। तो आप अपने बुढ़ापे को याद कर लो आप जो है हनी भी बन जाएंगे, हनी हनी क्या बनेंगे? हनी भी जैसा फूड बिहेवियर हमारा देखने को मिलेगा, ठीक है बेटा। तो बाइटिंग एंड च्विंग, पर्सिंग एंड सकिंग, च्विंग एंड लैपिंग, ये 3 टाइप अपने को याद रख लेने हैं। तो ये कहानी हो गई बेटा ऑर्थोपोडा के माउथ पार्ट्स की। अब उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं मोलस्का में। देखिए मोलस्का में कल अपन ने लिख लिया था डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर, और फिर आपको पता ही है देयर इज कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विल अवेलेबल। पक्का? ठीक है, आगे बढ़ो, फटाफट से नोट करो। ये तो शायद नोट कर लिया था आपने, या नहीं किया था? अच्छा ठीक है बेटा, आप कर लो। ओके, सेम कॉपी कर दो इकाइनोडर्मेट्स में, डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर विद कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ में हम मैमेलिया तक जा सकते हैं, ताकि हमें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। ऑनलाइन वाले बच्चों को आवाज आ रही है ढंग से? ओके, ठीक है बेटा, बोर्ड पर मैं अब इसको साइड में लूंगा ताकि आपको और अच्छे से दिखे, ठीक है। चलिए जी, अब आप देखो, ध्यान से सुनना। मोलस्का में और इकाइनोडर्मेट में मोलस्का का कैरेक्टर डाइजेशन में ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपने एक नाम सुना होगा बच्चों, रेडुला।
रेडुला को तो हाँ यस रेस्पिंग ऑर्गन कहते हैं। और ये ध्यान रखो रेडुला जो है ना उसको तो इतनी बार पूछा गया है जब जब मोलस्का में बात हुई। एक तो अपन ने कल लिखा था बॉडी वॉल में हेड, विसरल मास, फुट, सॉफ्ट स्किन, मेंटल, मेंटल कैविटी और कैल्शियम कार्बोनेट शेल। एक तो बॉडी वॉल का पॉइंट बहुत ज्यादा पूछा जाता है और एक डाइजेशन से मिसमैच पेयरिंग में जो वर्ड आता है ना दैट इज रेडुला। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं बच्चों रेडुला, ध्यान रखिएगा, दैट इज रास्पिंग ऑर्गन। इसको हम रास्पिंग ऑर्गन के नाम से जानते हैं रेडुला को, जो आपको ध्यान में रखना है। रेडुला इज द रेस्पिंग ऑर्गन। अब ये जो रेस्पिंग ऑर्गन है ना इसकी पोजीशन जरूर याद रखना, इट इज फाउंड इन द बकल कैविटी। ये बच्चों आपको बकल कैविटी में देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और इस पर 1051 स्टार लगा हुआ, इतना इंपॉर्टेंट है। समझ आइए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यदि मोलस्का को पूछा गया तो सबसे जबरदस्त तरीके से जो पूछे जाने वाला पॉइंट है ना बेटा वो हमें ध्यान में रखना है। कौन सा रहेगा? रेडुला रहेगा। उसके बाद वो मेंटल, मेंटल कैविटी ये सब सेकेंडरी हैं। प्राइमरी जो हैं वो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये रेडुला का ही नंबर आता है। सब क्लियर? चलिए इकाइनोडर्मेट्स पर चलते। कोई खास बात है ही नहीं, सिर्फ इतनी सी बात थी जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी। इनका माउथ तो नीचे होता है और एनस अपर साइड पर होती है। नोट कीजिएगा, नोट कर लीजिए, माउथ टुवर्ड्स अपर साइड। माउथ जो है, सॉरी बेटा लोअर साइड पर है ना, मेरा ध्यान वहां चला गया क्योंकि उन्हें बोर्ड पर थोड़ा सा सेक्शन कटता हुआ नजर आ रहा है, तो मैं इसको बीच में ले लेता हूं ताकि ऑनलाइन वाले बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बेटा, तो माउथ होगा लोअर साइड पर, ब्रैकेट में लिखिए वेंट्रल साइड, दैट वन इज द वेंट्रल साइड, ठीक है। और जो एनस है वो अपर साइड पर होगा, एनस अपर साइड पर, ब्रैकेट में लिखिएगा डोर्सल साइड, ताकि अपने को समझ में भी आ जाए और याद भी हो जाए। और इसीलिए आपको याद होगा कि बॉडी वॉल पर पेडिसलेरी की जरूरत पड़ी थी बच्चों, इसी रीजन की वजह से, क्योंकि एनएस बाहर वेस्ट मेटल को रिलीज करेगी तो उसे रिमूव करने के लिए क्या चाहिए? पेडिसलेरी चाहिए। तो ये तो कहानी हो गई बच्चों डाइजेशन की, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब मैंने सिस्टम नहीं लिखा है, डाइजेशन इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे पता है सिस्टम यहां तो होता ही नहीं, यहां से सिस्टम की शुरुआत होती है। पक्का है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पर आ जाइए। ये पेज ऑलमोस्ट आपका फुल हो गया होगा, है ना? मेरे हिसाब से पेज चेंज कर लेना चाहिए क्योंकि 3 कैरेक्टर एक साथ लूंगा मैं, ठीक है। रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन और सर्कुलेशन, 3 कैरेक्टर एक साथ चलेंगे बेटा, क्योंकि समय भी तो बचाना है ना अपने को, इसलिए। अच्छा उसमें भी ध्यान रखना, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का में थोड़ा मटेरियल आपको ज्यादा मिलेगा, बाकी सब में दिक्कत नहीं आएगी। दोबारा से अपनी कॉपी में पेज ड्रॉ कर लीजिए। मैंने कहा भी था बना के लिया ना पहले ही, लेकिन आप लोग सुनते नहीं हो किसी की बात। ठीक है, वापस से ड्रॉ कीजिए बेटा फटाफट, उसके बाद फिर अपने को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और इजीली हो जाएगा। चलिए जी, वापस वैसे ही बना लो, वैसे एक बार और जरूरत है इस बार, फिर बाद में तो जो पॉइंट्स आएंगे वो मैं आपको अलग तरीके से याद कराऊंगा, ठीक है ना? वो जी बात हो गई, अब पढ़ना शुरू करें। हाँ, तुम लोग क्या बहुत ही आदरणीय सम्मानीय लोग। कई लोग तो कह रहे हैं कि सर ये कौन सी बात हुई, क्योंकि तुम लोगों को इतना रेस्पेक्ट करना पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि तुम लोग यदि शुरू हो जाओ बोलना तो फिर किसी से भी रुकने वाले नहीं हो, ठीक है। करें स्टार्ट। देखो बेटा, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। 3 में हम ले रहे हैं बच्चों रेस्पिरेशन, नंबर 4 is excretion, and number 5 is
सर्कुलेशन। 3 पॉइंट पर बात करेंगे, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड सर्कुलेशन। ओके, देखो सीधा सी बात है, ये जितने भी एनिमल्स है ना प्रोटोजोआ, ये आपको याद है सिंगल सेल एनिमल है, और मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसमें प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ज्यादातर वर्किंग जो है वो कौन करेगा, लिक्विड करेगा अंदर का। मेम्ब्रेन का तो सिर्फ जो काम है वो गैसेस ट्रांसपोर्टेशन में और एक्सक्रेशन में ही जो है वो काम आएगा, बाकी कहीं नहीं आएगा। और दूसरी बात ये कि ये जो एनिमल्स है ना ये इतने छोटे हैं कि इसमें कोई सर्कुलेटरी सिस्टम जैसा कॉन्सेप्ट डेवलप ही नहीं हो सकता, क्योंकि वैसे सिंगल सेल है। यहां मान लीजिए, यहां मैं बात करूं सर्कुलेशन की, तो ये एनिमल ज्यादातर पानी में, तो वाटर कंटेंट यहां काम करेगा, यहां वाटर कंटेंट काम करेगा, यहां वाटर कंटेंट काम करेगा। तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि यहां पर भी सर्कुलेटरी सिस्टम का कोई यूज नहीं है, क्योंकि यहां सारा काम ये पानी में रहेंगे, तो पानी ही वहां पर बच्चों ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, गैसेस प्रोवाइड करेगा, एक्सक्रीटरी मटेरियल को वापस बाहर निकालेगा। तो सीधी सी बात है कि मैं ये कहूं आपसे कि रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन में यूज करना है तो थिन मेम्ब्रेन का हम लोग यूज करें, पक्का? तो सीधी सी बात है, रेस्पिरेशन बाय बॉडी सरफेस या बॉडी कवरिंग कह सकते हैं, एंड इट इज बाय द डिफ्यूजन, यानी कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन है उसमें मेथड भी याद रखना, हम डिफ्यूजन की बात करेंगे। O2 CO2 डिफ्यूजन जो है वो बाय बॉडी सरफेस होगा। बच्चों सेम काम एक्सक्रेशन का भी होगा, इसलिए मैं डॉट लगा रहा हूं यहां पर, बॉडी सरफेस से होगा, ध्यान रखिएगा, यानी कि डिफ्यूजन से होगा। लेकिन कौन सा एक्सक्रीटरी मटेरियल आएगा ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एंड दैट विल बी अमोनिया। क्या होगा बेटा? अमोनिया रिलीज होगी। क्लियर है? अब आपको ये मालूम है कि ये तो प्रोटोजोआ है जो हमारी डायवर्सिटी में प्रोटिस्टा में आते हैं, तो इनमें एक और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। मतलब समझना, यदि बॉडी सरफेस दिया हो और क्वेश्चन अमीबा के बारे में पूछ रहा हो, पैरामीशियम के बारे में पूछ रहा हो, तो आपको बॉडी सरफेस को अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है? और आप जो हैं वो बात करेंगे किसके बारे में बेटा? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के बारे में बात करेंगे। तो इतना और लिख लो, इन अमीबा, ब्रैकेट में डाल देता हूं मैं, अमीबा के अंदर हम जाएंगे तो बाय सीवी, दैट मींस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू हमें ध्यान रखना है, अमीबा में एक सीवी होती है, एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। अब होता क्या है, वैक्यूल जैसी स्ट्रक्चर है, कोई भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो पहले वैक्यूल में आएगा, फिर वो धीरे धीरे पेरिफेरी पर जाएगी और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर रिलीज हो जाएगा। लेकिन नहीं दिया होता, क्योंकि ओवरऑल प्रोटोजोआ के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो बॉडी सरफेस पर अपने को बात करनी पड़ सकती है, एंड दीज एनिमल्स आर अमोनोटेलिक। अब मुझे एक चीज बताओ, एक्सक्रीटरी सिस्टम आपने पढ़ाई है, 1 ग्राम अमोनिया को डिसॉल्व करने की कितने पानी की रिक्वायरमेंट होती है? पॉइजनस गैस है तो आपको वाटर कंटेंट ज्यादा चाहिए, इसलिए इसको रिलीज करने वाले एनिमल ज्यादातर पानी में रहते हैं, ये बात सीधी सी है। तो मुझे बताइए, अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर 1 ग्राम अमोनिया। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है जो आपने पढ़ा भी है और सर ने आपको बताया, ठीक है? अच्छा ये बताओ, यूरिक एसिड, यूरिया और अमोनिया में सबसे ज्यादा पॉइजनस कौन है? सेकंड नंबर पे कौन है? यूरिया। थर्ड नंबर पर यूरिक एसिड, जो पेस्ट के फॉर्म में बर्ड्स में रिलीज होता है, पक्का? 1 ग्राम अमोनिया को डिसॉल्व करने के लिए 500 ml वाटर की जरूरत पड़ती है, आधा लीटर पानी चाहिए। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को ताकि आपको ध्यान रहे। यूरिया यदि 1 ग्राम डिसॉल्व करना हो तो 50 ml पानी की आवश्यकता होती है, वो 500 और इधर 50 ml की आवश्यकता होगी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? ये लिख लो ताकि अपने को याद रहेगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमें ये तो पता लगेगा ना कि ये एनिमल्स पानी में है तो क्यों है, क्योंकि अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा चाहिए, 1 ग्राम के लिए आधा लीटर चाहिए, आप कितना जबरदस्त पानी की रिक्वायरमेंट। अब आप कहेंगे पानी में ना हो तो, आप देखिएगा पॉइजनस गैस है ना, ये मेम्ब्रेन को भी डैमेज कर सकती है, इसलिए मेम्ब्रेन पानी के साथ मॉइस्ट कंडीशन में रहती है, इसलिए जब निकलेगी गैस बाहर तो उस कंडीशन में कोई भी डैमेज बॉडी का एनिमल्स में नहीं होता है बेटा, इसलिए यहां पर हम पानी की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत ही नहीं है, एब्सेंट डाल दीजिए, अभी यहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होगा, ठीक है? आते हैं पॉरीफेरा में, नंबर 3 आर फॉर रेस्पिरेशन है, बाय
बॉडी सरफेस, ठीक है। अब बॉडी सरफेस के साथ साथ एक चीज और देखना, कल अपन ने बात की थी कि पानी ऑस्टिया से आएगा और ऑस्कुलम से निकलेगा, तो बीच में क्या होता है, ऑस्टिया के साथ कुछ कैनाल्स जुड़ी होती, जिन्हें हम नाम देते हैं रेडिएटिंग कैनाल्स भी नाम दिया जाता है। बट अपने को नाम से मतलब नहीं है, हम कहेंगे कि जो सिस्टम यहां बन रहा है ऑस्टिया, स्पंजोसील और ऑस्कुलम का, उसको एक नाम देंगे हम कैनाल सिस्टम। अब डिफरेंस समझो, देखो जहां गलती होती है, एक तो होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक होता है वाटर कैनाल सिस्टम, और एक होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। मुझे बताइए तीनों कहां मिलेंगे? वाटर कैनाल सिस्टम कहां मिलेगा? यहां पे मिलेगा। वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहां मिलेगा? एकाइनोडर्मेटा में मिलेगा। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां मिलेगा? बस यहां जाके बत्ती गुल हो जाती है कि सर ये क्या हुआ। अरे भाई, वाटर कैनाल सिस्टम का ही दूसरा नाम वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। समझ में आ गया बात? क्योंकि क्या क्लियरिटी, बेटा गलती जहां होती है ना, एग्जामिनर यही सोचता है कि आपको कॉमन सेंस है कि नहीं। और डेफिनेटली मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, मैं ये सोचूंगा कि यार बताया तो है कि कैनाल सिस्टम को ट्रांसपोर्ट कहते हैं, अब बच्चों को अलग अलग ऑप्शन में डाल दो और नीचे 1 और 2 आंसर दे दीजिए, तो आपका दिमाग ही नहीं जाएगा 1 2 पर, आप सीधा वाटर कैनाल पे टिक करेंगे यदि पॉरीफेरा का आंसर आता है तो। ये लैक ऑफ कॉमन सेंस है। समझ में आया? तो बेटा वाटर सरफेस यदि हम बात करें तो वो अपनी बॉडी सरफेस है। अब ये ऑप्शन में नहीं हो और मान लो हो भी, तो सबसे पहले आपको चूज करना है बाय वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या फिर मैं उसे कह रहा हूं बच्चों वाटर कैनाल सिस्टम। एंड दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पंज। याद रखिएगा, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहां देखने को मिलेगा, तो रेस्पिरेशन में वाटर ट्रांसपोर्ट काम करेगा। ठीक है, ओके। दूसरा देखो, बात करते हैं एक्सक्रेशन की। एक्सक्रेटरी सिस्टम में भी जब आप जाओगे ना, तो बॉडी सरफेस यूज करेंगे, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। एक्सक्रेटरी मटेरियल अमोनिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यदि बॉडी सरफेस दे रखा हो और वाटर कैनाल दे रखा हो, तो पहले प्रायोरिटी हम कैनाल सिस्टम को देंगे, क्योंकि एक्सक्रेटरी पार्ट को निकालने के लिए भी कौन यूज हो रहा है? कैनाल सिस्टम यूज हो रहा है बेटा। ठीक है ना? अब एक वोकैबुलरी में बीच में लिख देता हूं ताकि आपकी समस्या का अच्छे से समाधान हो जाएगा, क्योंकि देखो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। वाटर कैनाल सिस्टम फाउंड इन, 4 एग्जांपल दे दिए। टेरोफाइलम, टेरोफाइलम इज द फिश, बॉनी फिश। दूसरा एग्जांपल दिया कारकेरोडोन, इट इज आल्सो फिश, दैट इज द शार्क, व्हाइट ग्रेट शार्क को कहते हैं। ओके, दोनों पानी का एनिमल है। तीसरा एनिमल आपको दे दिया हम लोगों ने निकाल के, कहां से? सिलेंट्रेटा से, जो इसके नियरेस्ट है, और नाम डाल दिया यहां पर यू स्पॉन्जिया, वो तो यहां से आएगा। और चौथा एनिमल यहां से डाल दिया ओबेलिया, तो यहां से आ गया। सब वाटर के एनिमल्स हैं देखो। तो कई बार क्या होता है, जब नॉलेज नहीं होती तो टिक मार करके आते हैं, तुक्के वाला क्वेश्चन जिसको कहते हैं। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया, आप निकाल दोगे कि भैया यू स्पॉन्जिया इज द स्पंज, सो देयर इज वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट। बट अब क्वेश्चन आया विच वन इज नॉट रिलेटेड टू द water transport system? Number 1 excretion, number 2 nutrition, number 3 locomotion, number 4 बच्चों excretion तो ले लिया आपने, digestion। सॉरी, वापस से सुनो, मैं ऑप्शन चेंज करता हूं। एक तो हुआ न्यूट्रिशन, एक हुआ रेस्पिरेशन, एक लोकोमोशन और एक एक्सक्रेशन। लोकोमोशन, अब क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, विच वन इज नॉट रिलेटेड टू द वाटर वेस्कुलर सिस्टम? चारों ऑप्शन में से मैंने एक्सक्रीशन को हटा दिया, ठीक है? या ऐसा वापस से ऑप्शन सुनो, पहला था लोकोमोशन, दूसरा था एक्सक्रेशन, तीसरा था न्यूट्रिशन, और चौथा जो था वो था रिप्रोडक्शन। बताइए, क्योंकि दो अलग हो गए, एक लोकोमोशन और एक रिप्रोडक्शन। बताइए क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन। तो क्या वाटर वेस्कुलर से लोकोमोशन होता है? कौन से पार्ट से होता है? उसके फुट से, ट्यूब फिट जिसको कहते हैं जनरली अपन। समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरा कहने का मतलब समझो
मैं यहाँ बीच में लिख रहा हूं वाटर कैनाल सिस्टम, इसके फंक्शन शॉर्ट में लिख रहा हूं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन। ठीक है, 3 फंक्शन शॉर्ट में डाले मैंने, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन और वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इसके 3 फंक्शन नहीं है, 4 हैं। न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रेशन है और एल फॉर लोकोमोशन है। नोट कर लीजिए, क्योंकि बाद में बताने से कोई जरूरत नहीं है, पहले कंपैरिजन हो जाएगा तो आगे दिक्कत खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन तो कंपैरेटिव पूछा जाएगा, ऑप्शन तो 4 दिए जाएंगे, 1 हटा दिया जाएगा। तो पहला था बेटा वाटर कैनाल सिस्टम, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन। फिर वाटर वेस्कुलर सिस्टम, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन और लोकोमोशन। और लोकोमोशन के सामने लिख दो ट्यूब फिट, ताकि आपको यह भी ध्यान रहे कि कौन सा पार्ट लोकोमोशन करेगा, क्योंकि मैं फिर कंफ्यूज करूंगा आपको। ऑप्शन में एक में डालूंगा मस्कुलर फुट, जो तो मोलस्का का था, जबकि यहां पर क्या होता है बेटा, ट्यूब फिट होता है, ध्यान रखिएगा। मतलब बहुत जगह ऐसी है जहां पर मिक्सिंग कर सकते हैं। तो वाटर कैनाल सिस्टम तो हो गया पॉरीफेरा, और वाटर वेस्कुलर सिस्टम हो गया इकाइनोडर्मिटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। और बेटा स्टार लगा लो, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, लोकोमोशन, याद रहेगा। यही साइड में लिख रहा हूं मैं, ताकि आपको ध्यान रहेगा। मस्कुलर फुट फाउंड इन मोलस्का, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये भी रिलेटेड है ओनली एंड ओनली लोकोमोशन, केवल लोकोमोशन। अब यहां पर ना न्यूट्रिशन है, ना रेस्पिरेशन है, ना एक्सक्रेशन है, केवल फंक्शन कौन सा आ गया, ओनली एंड ओनली लोकोमोशन। देखो तीनों बातें बहुत अच्छे से क्वेश्चन में पुट की जा सकती हैं, जल्दी में आंसर गलत भी हो सकता है। आगे बात समझ में सबको, तो अच्छे से इस पॉइंट को ध्यान में रखना है बेटा। फुल फॉर्म लिख लेना आप, है ना, अपने पास जगह कम है इसलिए मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूं, ध्यान भी रहेगा। आइए बेटा, पॉरीफेरा में सर्कुलेशन यानी सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट कर दीजिए, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट। सिलेंटेटा में आते हैं, रेस्पिरेशन बाय बॉडी सरफेस, एक्सक्रेशन बाय बॉडी सरफेस, अमोनिया रिलीज होगी, सर्कुलेशन अगेन एब्सेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट। सिस्टम तो हम केवल एक सपोर्ट के लिए बोल रहे हैं, वरना हमें मालूम है कि सिस्टम कहां प्रेजेंट होता है, सिस्टम कहां से शुरू होगा ये ऑलरेडी पता है। ठीक है, अब आप देखिए टेनोफोरा इसको फॉलो करता है बेटा, सिलेंटेटा वो दिक्कत ही नहीं है। 4, 5, 6 रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, सर्कुलेशन सेम एज सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा के जैसे होगा। ओके, कर लो, करेक्शन कर लो, मेरे को काउंटिंग नहीं आती बेटा ना, वापस आ जाते हैं 3, 4, 5 पर, आप सही कर लेना उसको। ठीक है, आइए प्लेटी एलिमेंथीज में लड़ाई तो यहां से शुरू होती है। रेस्पिरेशन बाय बॉडी सरफेस, रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस से होगा, किससे होगा, बॉडी सरफेस से होगा। लेकिन क्वेश्चन यहां से नहीं बनता है, क्वेश्चन बनता है बच्चों टेप वर्म पर। आप जानते हैं पैरासाइट है, तो यहां पर आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिला था, एनारोबिक रेस्पिरेशन यही पूछा जाता है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको याद है ना, फूड कैसे रिसीव करता है ये, बताओ कैसे, टेपवर्म के लिए फूड रिसीविंग कैसे होती, बाय बॉडी सरफेस। वैसे ही रेस्पिरेशन कैसा होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, ना कि एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ध्यान रखिएगा। आइए बच्चों एक्सक्रीटरी पार्ट पर चलते हैं। बाय फ्लेम सेल, फ्लेम सेल्स के थ्रू होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी पॉइंट है, स्टार लगा देते हैं।
अब देखो बेटा, फ्लेम सेल के साथ में एक वर्ड और आता है, प्रोटोनेफ्रिडिया। आप कहेंगे प्रोटोनेफ्रिडिया क्या है? फ्लेम सेल के ग्रुप को प्रोटोनेफ्रिडिया कहा जाता है। फ्लेम सेल के ग्रुप को क्या कहते हैं? फ्लेम सेल देखे ना अपन, तो फ्लेम सेल इस तरीके की होंगे, ये इस तरीके से बल्ब लाइक आपको देखने को मिलेंगी, बीच में उसमें कैविटी होगी और इस तरीके से उसमें सीलिया निकले होंगे बहुत सारे, जो फायर के जैसे मूवमेंट करते हुए अपने को नजर आते हैं, इसलिए अपन उसको नाम देते हैं फ्लेम सेल। बट इनके बहुत सारे ग्रुप बना दिए जाए ना, मतलब ऐसे बहुत सारे मेंबर्स को इकट्ठा किया जाए, स्ट्रक्चर को इकट्ठा किया जाए, तो उसका नाम आता है प्रोटोनेफ्रिडिया। तो एक बात और ध्यान रखना, मैं यहां पे लिख रहा हूं फ्लेम सेल्स और प्रोटोनेफ्रिडिया। ध्यान रखना, आपसे कोई इतना डेरिवेशन में जाके नहीं पूछेगा कि प्रोटोनेफ्रिडिया को कैसे डिफाइन करोगे और फ्लेम सेल को कैसे डिफाइन करोगे। आप तो क्या करो, इक्वल मान के चलना कि फ्लेम सेल का ही दूसरा नाम क्या है, प्रोटोनेफ्रिडिया है। पक्का है ना? अब मैं सीधा यहां जाता हूं, देखो एसके एल्बंथीज में, ताकि हमें याद रहे। पॉइंट नंबर 4 पहले ले लेता हूं, 3 को अपन थोड़ा सा बाद में ले लेंगे, रेस्पिरेशन को। यहां पर भी हम नाम देंगे बाय प्रोटोनेफ्रिडिया, और उसका दूसरा नाम है रेनेट सेल, जो कि बच्चों एच शेप का होगा। एच शेप का सेल यहां मिलेगा, इसलिए एच शेप एक्सक्रीटरी सिस्टम यहां बोला जाता है। तो देखो, नाम तो प्रोटोनेफ्रिडिया ही आ रहा है, उधर भी प्रोटोनेफ्रिडिया ही था, बट इसके कलेक्शन में कौन आया, फ्लेम सेल, और इसके रिप्रेजेंटेशन में कौन आया, रेनेट सेल आया। अब फिर देखो, मैं जा रहा हूं एनेलिडा पर, नंबर 4, यहां एक्सक्रीशन पर बात करें तो नाम हो जाएगा नेफ्रिडिया। ये थोड़ा ज्यादा डेवलप्ड स्ट्रक्चर है, और नेफ्रिडिया के 3 टाइप, अर्थवॉर्म के ध्यान रखना, मैं यहां बता रहा हूं आपको, अर्थवॉर्म के लिए 3 टाइप्स होते हैं। एक इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया, आयन लिख रहा हूं उसको, अभी और एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा। एक होता है पीएन, फेरेंजियल नेफ्रिडिया, और एक होता है सेप्टा पे मिलने वाले सेप्टल नेफ्रिडिया। 3 टाइप के नेफ्रिडिया हो, बात को समझिए। प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल, एक्सक्रीटरी मटेरियल वही रहेगा अमोनिया, तो अमोनोटेलिक है। फ्लेम से प्रोटोनेफ्रिडिया नाम क्या चेंज हो गया बेटा, रेनेट सेल, एक्सक्रीटरी मटेरियल वही रहेगा, नाम क्या होगा, अमोनिया। क्या नाम होगा, अमोनिया होगा। नेफ्रिडिया पर आते ही हमें 3 टाइप मिले, देखो इधर देखिए सब, इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया, फेरेंजियल नेफ्रिडिया, और सेप्टल नेफ्रिडिया। अब जब आप अर्थवर्म पढ़ोगी ना बेटा, तो अर्थवर्म में आपको सेप्टा के बारे में बताया जाएगा, जैसे सीटा के बारे में बताया जाएगा। सीटा होता है उसका लोकोमोटरी ऑर्गन। आप पढ़ना इस बात को, क्योंकि अर्थवर्म हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। आपको क्या करना है, जहां भी सेगमेंट नंबर लिखा होगा एनसीईआरटी, उस पॉइंट को अलग से पेज पर एरो मार्क करके निकालते हुए चलना है। जैसे अर्थवर्म का पहला जो सेगमेंट है वो प्रोस्टोमियम है, ठीक है ना। प्रोस्टोमियम एक्चुअली में 1 के ऊपर, पहले के ऊपर एक कवरिंग होती है जो माउथ को ढकने का काम करती है और एक तरीके से फोटो रिसेप्टर का काम करती है। फिर पहला सेगमेंट पेरिस्टोमियम, और लास्ट वाला पाइजीडियम। फिर आपको सेगमेंट नंबर मिलेंगे 1 से लेकर 120 तक। तो ये देखा जाएगा कहां सेप्टा होते हैं, पहला सेप्टा कहां से चालू होता है, उन सेप्टा के ऊपर कितने सेप्टा पर आपको पोर्स मिलेंगे, कितने सेप्टा पे पोर नहीं मिलेंगे, ये बातें आपको वहां पर देखनी पड़ेंगी और याद भी रखनी पड़ेगी। समझ में आया? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं घुस रहा, क्योंकि वहां जाएंगे तो फिर ये सब चीजें छूटेंगी। अब तो आपको मैं एक नॉलेज बता रहा हूं कि जहां सेगमेंट नंबर लिखा हो उसके सामने उसकी स्ट्रक्चर लिख लेना कि भैया ये स्ट्रक्चर यहां से शुरू हुई है और यहां से खत्म हो रही है, ये बात खत्म हो जाएगी। और बहुत ईजी होता है अर्थवॉर्म को पढ़ना, कोई ज्यादा टिपिकल जॉब नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो बेटा 3 टाइप के हो गए, इंटेगुमेंट्री, फेरेंजियल और सेप्टल नेफ्रिडिया। पहले ऊपर का खत्म करें, वापस फिर यहां आएंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम अभी स्टार्ट नहीं हुआ, नंबर 3 4 5 पर ये अपना सर्कुलेटरी बेटा यहां एब्सेंट कीजिएगा। और जो एसके एलिमेंटीज है इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम आप इल डेवलप्ड दिखा सकते हैं, और ऑप्शन में इल डेवलप्ड नहीं हो तो आप एब्सेंट दिखा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और रेस्पिरेशन जो है दैट इज अगेन बाय बॉडी सरफेस इन एसके हेलमिंथीज, ध्यान रखिएगा।
रेस्पिरेशन जो है वो कहीं ना कहीं अभी तक भी बॉडी सरफेस से ही हो रहा है, देखो आप। और सर्कुलेटरी सिस्टम अभी भी एब्सेंट चल रहा है। देखो दो कैरेक्टर तो अभी तक 6 फाइलम तक आपको एक ही जैसा दिख रहा है, दिख रहा है ना बेटा। याद करने का तरीका बन जाएगा, अभी अपन इसको शॉर्ट कर देंगे लास्ट में, तो अपने को दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब आते हैं एनालिडा पर। हो गया यहां तक बेटा? बढ़ू आगे, पहले पूरा कर लो। एस्केलेबंतीस तक तीनों कैरेक्टर पूरे कर लीजिए, ठीक है, ताकि अपनी जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। यहां आइए एनालिडा पर चलते हैं। देखो एनालिडा में अर्थवॉर्म आता है ना बेटा, और नेरीज भी आता है, और हिरुडिनेरिया भी आता है। कुछ पानी में है और कुछ मॉइस्ट सॉइल के पास में, ठीक है, यानी टेरेस्ट्रियल लाइफ जी रहे हैं। तो देखो बेटा यहां पर जो रेस्पिरेशन होगा वो दो तरीके से होगा, बाय मॉइस्ट स्किन के थ्रू होगा। आपने देखा होगा अर्थवॉर्म हमेशा पानी के आसपास ही रहता है, इन द सेंस कि मॉइस्ट सॉइल के आसपास रहेगा, गीली मिट्टी के आसपास रहता है। आपने जैसे कल कहा था ना कि यदि हम अर्थवॉर्म के ऊपर नमक डाल दें तो थोड़ी देर बाद मर जाएगा वो, और एक एक्टिविटी मिलेगी आपको, उसका अंदर का सिलो में फ्लूइड बाहर आ जाए। ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल एविडेंस होता है ये, ठीक है। पर ऐसे किसी पे नमक मत डालना, जले हुए पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए। उसके ऊपर इतने सारे माइन्यूट पोर्स है ना, एक सेगमेंट में यदि हम पोर्स की बात करें तो करीब 150 के आसपास 136 पोर्स होते हैं। आप सोचिए उस पोर में जब NaCl जाएगा तो तबाही मचाए, और बहुत तेजी से वो फिर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। तो एक तो मारने का तरीका नमक है, दूसरा तरीका है एस्फाइक्सिया। गीली मिट्टी में रहता है, अर्थवॉर्म को आप बिल्कुल ड्राई सॉइल से कवर कर दीजिए, सैंड जिसको अपन कहते हैं, 1-1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा अंदर ही अंदर, ड्यू टू द एस्फाइक्सिया। क्योंकि रेस्पिरेशन में काम कौन कर रही है? मॉइस्ट स्किन, एंड दैट इज कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या कहेंगे उसे? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहेंगे। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन की बात करेंगे। अब आप लोगों के टाइम तो क्या है, ये प्रैक्टिकल्स होते ही नहीं है, स्कूल ही नहीं जाते तो प्रैक्टिकल खाएंगे होंगे, सही बात है कि नहीं? हम लोग जब पढ़ते थे ना तो रियल प्रैक्टिकल्स होते, क्या शानदार प्रैक्टिकल। मेरी 12th बोर्ड जब थी बेटा, उस टाइम पर आप देखिएगा कि फ्रॉग का डिसेक्शन होता, उस टाइम पर फ्रॉग को डिसेक्ट करके और उसके ऑर्गन्स जो हैं वो निकाल के एक्सटर्नल को दिखाने पड़ते थे कि भैया ये है और ये है, अब नंबर दे के जा। और पहले एक्सटर्नल जो आते थे ना वो बड़े सरके हुए दिमाग के हुआ करते थे, ठीक है ना। इंटरनल तो ठोकता जो ठोकता था, और वो भी भाई साहब डंडा लेके बैठ जाते थे, वो भी 2-4 की तो पिटाई करके ही जाते थे। सही बात है ना? आपके टाइम तो ऐसा कुछ नहीं है क्या? अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल्स बंद हो गए हैं क्योंकि वाइल्ड लाइफ वालों ने इन सब पे बैन लगवा दिया है कि भाई आप एनिमल्स नहीं मारोगे आप, इसलिए रुक गए सारे के सारे। ये रीजन यही है बिल्कुल, कि आप जो है फ्रॉग की हत्या नहीं करोगे, आप क्रिमिनल नहीं बनोगे आप। उन्होंने बंद करा दी सारे के साथ, प्रैक्टिकल नहीं होता, ठीक है ना। अब मेरे टाइम पे फ्रॉग का जो डिसेक्शन था ना वो बहुत ही शानदार तरीके से हुआ, और आज भी मुझे याद है कि उसमें हमने क्या कबाड़े किए थे। बहुत जोरदार एक स्टोरी है, छोटी सुनाता हूँ आपको। पहले क्या होता, मैंने जो 12th पास की है वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पास की है, ओके, जहाँ टीचर इंटेलिजेंट बहुत होता था बट पढ़ाते नहीं थे, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास समय नहीं होता था घर के काम करने के अलावा। तो हमारे एक टीचर थे मिस्टर सुभाष चंद्र शर्मा, वो हमें पढ़ाने आते थे। तो उन्होंने उस समय बायो में बॉटनी जूलॉजी मिलाकर 44 चैप्टर्स थे, पूरी साल भर में केवल 7 चैप्टर्स पढ़ाए उन्होंने। बाकी मेरे बड़े ब्रदर ने मुझे पढ़ाए जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट थे, पहले वो पढ़ते फिर मुझे पढ़ाते कि यार ये देख कितनी शानदार स्टोरी है, एक एनिमल की स्टोरी सुनाता हूँ तुझे। तो उन्होंने मुझे पढ़ाई, तब हमने 12th दी और उसमें मैंने टॉप किया, क्योंकि पहले ये पता नहीं होता था कि मेडिकल भी कोई चीज होती है क्या। बातें नहीं करते हम, नालायक बातें तुम करते हो।
भाई पहले, अब तो क्या है, बच्चा पैदा हुआ नहीं कि उससे माँ बाप पूछ लेते हैं, अच्छा अच्छा बेटा डॉक्टर बनेगी, अच्छा नहीं 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 नहीं, पापा कहेंगे नहीं इंजीनियर बनाएंगे इसको, इंजीनियर बनाएंगे। अरे भाई बड़ी तो होने दो उसको पहले, है ना। पहले 12th क्लास तक तो पता ही नहीं होता था कि इंजीनियरिंग करने जाना है या मेडिकल के लिए हमें सब्जेक्ट लेना है 10th के बाद। तो 12th क्लास और 10th क्लास बहुत अच्छे से की जाती थी, बहुत अच्छे से पढ़ते थे उसमें कि मेरिट में आना है, अच्छी परसेंटेज लेके आना है। अब ऐसा कुछ है ही नहीं। अब तो आप लोग 6 क्लास से कूद गए, कई बच्चे तो जो है वो 6 से एडमिशन ले लेते हैं, नहीं हमें तो मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है। तो हमने जो है प्रैक्टिकल करने की सोची। अच्छा प्रैक्टिकल भी उन्होंने कुछ नहीं कराए, लेकिन जब बोर्ड का प्रेशर आया उनके ऊपर, तो दिसंबर के मंथ में उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, सब लोग कल आएंगे। अच्छा हमारी क्लास में क्या, हम 13 तो बॉयज थे और एक गर्ल थी। पहले बायो में स्टूडेंट कम होते थे, अब वो राजकुमारी थी, वो कोई काम करे ही नहीं। तो हमें ऑर्डर दिया गया कि आप कहीं से मेंढक ढूंढ के लाओगे। आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ पढ़ाएंगे तो दिमाग में जाएगा ना। अब सर्दियों में आपको हाइबरनेशन का प्रोसेस मालूम है कि मेंढक अंडरग्राउंड हो जाते हैं, मिलते ही नहीं है। और हम झंडा लेके निकल चुके, सब जगह जगह पर ढूंढ रहे हैं, कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है, वो मेंढक मिले नहीं। मैंने कहा यार ये पहले तो बहुत घूमते थे, आज नाराज चल रहे हैं। तो हम लोगों ने लिटरली बहुत ढूंढा उसको। तो मेरा एक फ्रेंड है हनुमान प्रसाद चतुर्वेदी, हनुमान जी है वो रियल में। वो बोलता है सुबह से शाम तक ढूंढते ढूंढ, शाम को बोलता है यार मेरे घर में। अब मैंने कहा तो सुबह ही बता देता तो ये कम से कम 10-20 किलोमीटर की यात्रा तो नहीं होती हमारी। फिर हम उसके घर गए, फिर उनके वहां नाली में से उसको निकाला बाहर, उसको एक पॉलिथीन में पैक किया। अब वो एक्चुअली प्रैक्टिकली इतने से का होता है, और वो भाई साहब क्या थे, महाराजा थे, वो इतने बड़े हो गए, ये उनकी साइज, राइट। और अब क्या है, अच्छा धुनाई पहले बहुत अच्छी होती थी, टीचर बहुत तगड़ा मारता था, और बाबूजी और सपोर्ट करते थे। बोला आप अब की बार पीटो ना तो 4 मेरी तरफ से भी दियो, लास्ट में गिन के। क्योंकि पहले माँ बाप को ये था कि इसको कुछ बनाना है। अब तो क्या है, एक एक औलाद होती है, तो हाथ लगा दे टीचर, अच्छा मेरी बेटी पढ़ेगी तो पढ़ लेगी, नहीं आप हाथ में लगा, ध्यान रखना। ऐसे धमकियां मिल जाती हैं हम तो पेरेंट्स से। इसलिए हम इतना गैप रखते हैं कि भैया तुम तुम्हारे और हम हमारे, ठीक है ना। तो हम लेके गए उस मेंढक को, यो थैली में यो लगा के, पॉलिथीन में लगा के। अब सर जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में बीच में बैठते धूप में। अब उस दिन पता नहीं क्या चक्कर था, हमारे बाद में समझ में आया, वो पूरा व्हाइट ड्रेसअप में थी, पूरा कोट भी व्हाइट, शर्ट भी व्हाइट, पैंट भी व्हाइट, शूज भी व्हाइट, ठीक है ना, पूरा व्हाइट। बाद में पता लगा कि उस दिन उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी। वो मैंने कहा स्मार्ट बॉय। अब हमें इतना कहाँ उस समय इतना नॉलेज हुआ करता था, मजे लेने की ज्यादा सूझती थी। तो हमने उनसे कहा कि भाई वो कि आओ रे इधर आओ। बैठे हुए चेयर पर, सामने टेबल लगी हुई, कहाँ है मेंढक, निकालो। मैंने कहा ये काम हमारा है क्या, तो आपको अवेलेबल कराना चाहिए था, और अभी मन ही मन बोल सकते हैं ना। सामने तो बोलने की हिम्मत नहीं थी। फिर हमारे हनुमान प्रसाद चतुर्वेदी जी ने पीछे से पॉलिथीन निकाली, सर ये रहा। वो देख के डर गए, उसको ये क्या लाया। और अब क्या है, एक्सटर्नल का प्रेशर था, प्रैक्टिकल होने वाले थे, बोर्ड का एग्जाम आने वाला था। तो फिर उन्होंने कहा कि इसको पहले काम करो, अनकॉन्शियस करो उसको बाल्टी में डाल दिया। आधा लीटर का पूरा क्लोरोफिल, जो क्लोरोफॉर्म है उसकी पूरी बोतल डाल दी बाइक के ऊपर। वो तब भी बेहोश नहीं हुआ, नालायक, इतना क्लोरोफॉर्म पी गया वो। जैसे तैसे आधे घंटे में जाके वो बेहोश हुआ। उसको निकाल के ट्रे में डाला, उल्टा लिटाया। हम चारों तरफ से सैनिक बन के सर के चारों तरफ खड़े हुए। अब मेरे को बहुत शैतानी आती थी पहले, और मेरा दोस्त तो मेरा से ऊपर हनुमान जी थे, वो इस कॉर्नर पे खड़ा हो गया और मैं इस कॉर्नर पे खड़ा हो गया। मैंने कुछ तो करेंगे आज, कुछ तो करना है आज। उन्होंने बहुत कल 20 किलोमीटर की यात्रा कराई ना, आज तो कुछ तो करना है। तो जैसे ही उसको लिटा के उसकी फर्स्ट एपिडर्मिस काटी तो कुछ नहीं हुआ। सेकंड लेयर डर्मिस पर जब वो आए तो मैंने हनुमान जी को यूं कर दिया इशारा, तो हनुमान जी ने सर के, सीजर हाथ में थी ना, यूं कर दिया, सीजर उसके हार्ट में घुस गई। मतलब पहले वेसल में घुसी, देखो आप, पहले वेसल में, तो वेसल से बहुत सारा ब्लड उस ट्रे में स्टोर हो गया, पूरा लाल। अरे मैंने कहा अब है मौका, तैयार हो जा भाई। दोबारा जब फिर वो नीचे हाइपोडर्मिस कट करने लगे तो इधर से हम खड़े थे, हमने भी यूं कर दिया, ये लो। वो उसके हार्ट में चली गई सीधी, और वो पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हुआ ही नहीं था। वो वहां से उछला और सर के थोबड़े पे आके गिरा। पूरी व्हाइट ड्रेस जो है ना बच्चों, वो आप ये देखिए कि पूरी रेड कलर से हो गई।
और जैसे उन्होंने ये चेहरा साफ किया, वो ना सामने एक भी नहीं था, सब गायब। 15 दिन तक स्कूल नहीं गया था मैं, ये मुझे आज भी याद है इस बात की। और रेस्टिकेट होने की नौबत आ गई थी। वो तो हनुमान प्रसाद चतुर्वेदी जी के पिताजी जो थे ना, वो वही टीचर थे स्कूल। तो उन्होंने कहा बेटा हम है ना कुछ नहीं होने देंगे, चिंता मत करो। तो ऐसा इवेंट जब हम प्रैक्टिकल्स में करते थे ना, आप लोगों को वो लुत्फ नहीं आएगा, ऑनलाइन वाले सुनो ध्यान से। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब प्रैक्टिकल हैंड स्ट्रांग होगा ना, तो अच्छे डॉक्टर बनोगे आप। तो बढ़िया वाला प्रैक्टिकल करना आप। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे बढ़ते। हाँ जी हाँ, बहुत बातें हो गई, अब आगे बढ़ लो। चलो जी, कोई देख रहा होगा सुन रहा होगा तो ये लोग बातें करते हैं, लेकिन हम इतना सारा पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। मॉइस्ट स्किन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और बेटा जो पानी में रहेंगे वो बाय गिल्स रेस्पिरेशन करेंगे, जैसे कि नेरीज आप ब्रैकेट में डाल दें। नेरीज जो है वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेगा। देखो मोड चेंज हो रहा है यहां से। मॉइस्ट स्किन अब तक बॉडी सरफेस ही चल रही है, देखो मॉइस्ट स्किन भी तो बॉडी सरफेस है, लेकिन अब गिल्स की एंट्री भी हो चुकी है। अब मैंने कल कहा था आपसे कि ये वो एनिमल है जो पहली बार जमीन पर आए, तो आपका मोड ऑफ एक्सक्रेशन जो एनिमल्स में देख रहे हैं वो भी चेंज होगा। अमोनिया था ना, जो जमीन पर रहेंगे वो यूरिया रिलीज करेंगे, और जो अभी भी पानी में है वो अमोनिया। तो नेफ्रिडिया के साथ लिख देना बेटा, जो लैंड एनिमल्स हैं वो यूरिया रिलीज करेंगे, और स्टार मार्क कर दो। और जो वाटर एक्वेटिक हैं वो एनिमल्स अभी भी अमोनिया रिलीज करेंगे, ध्यान रखिएगा, वो अभी भी अमोनिया रिलीज करेंगे। ठीक है, नीचे जगह रखना, आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम अभी बाकी है, उसको मैं बाद में लूंगा क्योंकि वो मैटर थोड़ा ज्यादा है, 3-4 लाइन का, तो अलग से लिखेंगे। आइए बेटा ऑर्थोपोडा पर चलते हैं, पहले उसको कंप्लीट करके आते हैं, क्योंकि अब क्या है, थोड़ी टेंशन बढ़ेगी आपकी याद करने के हिसाब से, बट मेरी कोशिश रहेगी कि अपन उसको इजी करते हुए आगे बढ़े। ठीक है, देखिए बेटा ऑर्थोपोडा में आते हैं। यहां आपको सबसे ज्यादा टाइप का एक्सक्रेटरी और रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखने को मिलेगा। हाँ, स्ट्रक्चर किसी की नहीं बनानी है और ना आपको बना के याद करनी है, फॉर्मल याद करना है। देखो बेटा, जो रेस्पिरेटरी है उसके कई टाइप्स यहां देखने को मिलेंगे। मैं एक एक करके लिखता हूं फिर हटाता चलूंगा ताकि आपको याद रहेगा। ठीक है ना, 4 टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन यहां मिलेंगे। एक तो होगा बेटा ट्रैकिया, दैट मीन्स ट्रैकियल सिस्टम, या रेस्पिरेटरी ट्यूबुल भी कह सकते हैं। ट्रैकियल सिस्टम, रेस्पिरेटरी ट्यूबुल आप कह सकते हैं, ओनली ट्रैकिया भी कह सकते हैं। 3 तरीके से आता क्वेश्चन। देन आया बेटा बुक लंग्स, बुक लंग्स की बात करेंगे। फिर आया बुक गिल्स, और फिर उसके बाद आए गिल्स। ट्रैकियल सिस्टम, बुक लंग्स, बुक गिल्स और गिल्स, ये अपने को ध्यान रखने हैं। देखो ट्रैकियल सिस्टम कॉकरोच में देखने को मिलेगा, बहुत ही सिंपल, कॉकरोच में देखने को मिलेगा। क्लास है इंसेक्टा, ये याद रखनी पड़ेगी आपको। लार्जेस्ट क्लास जिसका नाम है वो कौन सी है? इंसेक्टा है। ऑर्थोपोडा में 8 से 9 लाख एनिमल आते हैं, और उनमें से 75% एनिमल्स काउंट होते हैं किसमें? इंसेक्टा में, इसलिए ये लार्जेस्ट क्लास में काउंट होती है। पक्का है? उसके बाद आप देखिएगा, कॉकरोच को मैंने एक नाम दिया था, यहां पे लिख रहा हूं आपकी मेमोरी रिवाइज कराने के लिए, NOOCC, याद आ गया होगा? नहीं लिखा था? अब लिखेंगे, लिखो, क्योंकि तो ये तो रिवीजन में यहां लाना ही है, वरना कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। कॉकरोच को आप हमेशा याद रखना NOC, नॉट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसके पास है, इसलिए घर में कहीं भी घूमता रहता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसे याद रखना। ठीक है, याद हो जाएगा। देखो बेटा, N फॉर नॉक्टर्नल, ये वो पॉइंट्स हैं जो करेक्ट इनकरेक्ट में या कैरेक्टर्स के ग्रुप में डाल दिए जाए ना, तो आप उसमें से सेपरेट नहीं कर पाओगे, इसलिए याद रखना जरूरी। नॉक्टर्नल है, रात में निकलता है। उसके बाद देखिए ओमनीवोरस, जो मिलेगा वो खाएगा। ओविपेरस, ध्यान रखिएगा। और कर्सोरियल,
फास्ट रनर है। ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 130 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से दौड़ता है, ठीक है ना। 130 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड इसकी बन सकती है, बट इतना कोई नहीं पूछता। कॉकरोच वाले चैप्टर में दे भी रखा है, बट हम तो कहेंगे कर्सोरियल है। क्या कहेंगे बेटा? कर्सोरियल कहा जाएगा। और लास्ट है कैनाबेलिज्म। कैनिबेलिज्म यहां देखने को मिलती है, ये तो जानते होंगे आप, खुद के स्पीसीज के मेंबर को खाना ही कैनिबेलिज्म, अपनों को खा जाता है, क्योंकि इसे मालूम नहीं अपने तो अपने होते हैं। और यही प्रॉपर्टी स्कॉर्पियन में भी देखने को मिलती है। किसमें बेटा? वहां तो बड़ा विध्वंसक काम होता है, जो बच्चे होते हैं ना मां को ही खा जाते हैं। उल्टा देखिए कितनी खतरनाक वाली पेरेंटल केयर है। बिल्कुल सही है। और उससे भी ज्यादा आप देखो ना तो पेट्रोमाइजोन की पेरेंटल केयर देखो आप, कि वो बच्चों को जन्म देने के लिए समुद्र से नदियों के पानी में आती है। दैट इज कॉल्ड एनाड्रोमस माइग्रेशन फॉर द स्पॉनिंग। स्पॉनिंग के लिए आती है। और इतना ज्यादा वीक हो जाते हैं पेरेंट कि वो वहीं मर जाते हैं, और जो न्यू बॉर्न्स हैं वो फिर पानी के साथ बहते हुए वापस आ जाते हैं। मतलब आप देखिए कितना डेंजरस एनिमल्स के अंदर पेरेंटल केयर, इन द सेंस मैं इसलिए कह रहा हूं कि अपनी अगली जनरेशन को लाने के लिए तो खुद को शहीद होना पड़ रहा है, इसलिए मैं पेरेंटल केयर बोल रहा हूं, ध्यान रखना। समझ में आया आपको? तो ये हो गया NOOCC, बेटा याद हो जाएगा ना, क्योंकि बहुत ही अच्छे फंक्शन हैं जो हर बार कहीं कहीं डाइवर्सिटी में या कॉकरोच में कहीं भी मिक्स करके देंगे आपको। उसके बाद आप देखिए बुकलंग्स जो हैं वो स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर में देखने को मिलते हैं। इनमें बेटा 8 लेग्स होती हैं, ऑक्टापोडा कहा जाता है। कॉकरोच को तो हेक्सापोडा कहते हैं। कॉकरोच में 6 टांगे थी ना, कॉकरोच में 6 है, हेक्सापोडा है, या 8 होती है इसलिए ऑक्टापोडा कहते हैं। और इनकी जो क्लास है ना वो भी मैं लिखा रहा हूं क्योंकि उसका ह्यूमन फिजियोलॉजी में रेफरेंस है, एरेक्निडा। अब बताओ कुछ याद आया होगा? एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन, अरे ब्रेन में जाओ भाई। सबसे ऊपर ड्यूरा मैटर, उसके नीचे एरेक्नॉइड, और उसके नीचे पाया मैटर। समझ में आ रहा है? और एरेक्नॉइड नाम इसलिए लिया गया क्योंकि वो वेब लाइक है, जैसा स्पाइडर वेब बनाती है वैसे ही एरेक्नॉइड में वेब देखने को मिलता है हमें, इसलिए हमने उसको नाम दिया एरेक्नॉइड। और केवल मैमेलियन ब्रेन का कैरेक्टर, बाकी और कहीं नहीं मिलती है। कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस एल्बिकेंस जिसको मैमेलरी बॉडी कहते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, याद कर लो भाई, पक्का ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब आते हैं बुक गिल्स पर, और बुक गिल्स मिलेंगे लिम्यूलस में। लिम्यूलस को कहा जाता किंग क्रैब। ये कोई पूछे नहीं पूछे, ये जरूर ध्यान रखना कि जो लिम्यूलस है दैट वन इज द लिविंग फॉसिल। एनसीईआरटी का पॉइंट है, स्टार लगा रहा हूं बेटा, सब लोग ध्यान रखना। लिम्यूलस को हॉर्स शू क्रैब भी कहते हैं, घोड़े के पैर का जैसा, हॉर्स शू क्रैब, किंग क्रैब भी कहते हैं, और लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। लेकिन कुछ नहीं, आपको लिविंग फॉसिल जरूर याद रखना है, स्टार लगा लेना बेटा, एनसीईआरटी का पॉइंट है। और गिल्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे इन झींगा। यू नो अबाउट द झींगा, है ना, प्रॉन। बहुत सारे लोग बैठे होंगे जो प्रॉन खाते, हाँ है कोई? वो देखो, है ना, हमें मालूम है भाई, खाए एक बार, कैसी फीलिंग रही यार? ओ माय गॉड। हाँ बेटा चिंटू, तू तो रोज खाता होगा, तो कभी कभार खाते हैं। एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, ये पता लग जाएगा हमको कि आप वास्तव में झींगा ही खाती हैं क्या। मुझे आंसर दो, हाउ मेनी पेयर ऑफ एंटीना फाउंड इन झींगा? क्वेश्चन है ये, पक के आता होगा तो एंटीना भी हो सकता है, इसने देखा हो कभी। अब डायरेक्ट ही खाते हो तो बात अलग है कि साहब हम तो कुछ नहीं, सब तोड़ ताड़ के पटक देता कोई और, हम तो सीधा सीधा उसका मेन बॉडी खा लेते। इसका कहने का मतलब यही है। तो बताइए, हाउ मेनी पेयर ऑफ एंटीना फाउंड इन झींगा? कुछ याद हो तो
हाउ मेनी पेयर ऑफ एंटीना इन कॉकरोच बच्चों? 1, 2 एंटीना होते हैं, उसमें कितने होते हैं ये क्वेश्चन है। 2 पेयर्स, पहले वाले 2 छोटे ऐसे मुड़े हुए और 2 बड़े ऐसे मुड़े हुए, ठीक है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर ऑफ लेग्स फाउंड इन झींगा? टांगे कितनी होती है ये तो बता सकती, इतनी होती है कि बस पूछो मत। 12 to 19 पेयर्स, 12 to 19 पेयर्स, मल्टीपल लेग्स होती। देखो यहां कितनी थी 6, हेक्सापोडा कहा, यहां कितनी है 8, और यहां होती है 12 to 19 पेयर्स। ये दोनों पॉइंट अपन लिखेंगे क्योंकि ये आता है बेटा, ध्यान रखना। 12 to 19 पेयर लेग नंबर में आए नहीं आए, लेकिन मल्टीपल में आएगा, ध्यान रखना। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा रहा हूं इंपॉर्टेंट की वजह से, एनसीईआरटी की वजह से नहीं बच्चों, यहां पर 2 पेयर ऑफ आपको एंटीना भी मिलेंगे, 2 पेयर एंटीना यहां देखने को मिलेंगे। ये दोनों पॉइंट नोट करना ताकि आपको ध्यान में रहे, ठीक है। तो आपकी बार जब झींगा खाए चिंटू तो देखना, आपको उसके एविडेंस मिलेंगे लेग्स के, उसकी बॉडी का पता लग जाएगा। अब उसमें देखो एक बहुत खास बात होती है, ये पानी में भी रहता है और जमीन पे भी चलता है, लेकिन इसकी टांगों में फर्क होता है। जैसे मान लीजिए यहां पर ऊपर की साइड में 5 पेयर जो टांगे हैं और बाकी के नीचे हैं, एब्डोमेन रीजन की बात कर रहा हूं। तो आगे की 5 पेयर्स होती है ना, वो जैसे ही पानी में ये रहेगा तो वो फोल्ड हो जाएंगे ऐसे, और नीचे वाली जो लेग्स हैं वो बाइरामस होती है, बाइफर्केटेड होती है। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन आपके बिगिनर बॉक्स 6 का पहला क्वेश्चन, ध्यान रख लेना। बाइरामस लेग्स फाउंड इन द प्रॉन, बाइफर्केटेड को कहते हैं। अब बाद में देख लेना, घर पे देख लेना। इधर देखो, अब ये जो लेग्स है ना, पानी बहा के उसको लेके आएगा जमीन पर, तो जमीन पे आते ही पीछे वाली लेग से वो चलना शुरू कर देगा, राइट, और आगे वाली लेग्स बेंड हो जाएंगी। पानी आया वापस बहा के ले गया, तो ये वाली लेग खुल जाएंगी और नीचे वाली लेग्स जो है वो फोल्ड हो जाएंगी। तो आगे की 5 पेयर्स को स्विमिंग लेग्स कहा जाता है और रिमेनिंग को वॉकिंग लेग्स कहा जाता है। किसके अंदर बेटा? प्रॉन के अंदर। लेकिन खास बात यह है, ये बाइफर्केटेड होती हैं। ये बात यहां चाहो तो लिख लेना और याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैंने ये पॉइंट यहां पर लिखा है बेटा, इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, कोई हालांकि जल्दी से आने वाला तो नहीं है, बट मॉड्यूल में है इसलिए उसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। ओके, अब याद कैसे करें भाई, कितने सारे हो गए, है ना। इधर एक फॉर्मेटिंग बना लो, अल्फाबेट वाली चलती है अपने यहां तो ज्यादातर, टी बी बी जी, ट्रैकिया, बुक लंग्स, बुक गिल्स और गिल्स। और फिर हम लिखा नीचे हमने यहां पर कॉकरोच, ठीक है, एस फॉर स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर दोनों ले लेना, एल फॉर लिम्यूलस याद रखना, और पी फॉर प्रॉन याद रखना, टी बी बी जी, और नीचे याद रख लेना सी एस एल पी, क्योंकि आगे मैं फिर इसको उल्टा करवाऊंगा थोड़ी देर बाद। अब कोई गाना बने तो बना लो, कोई जोक बन रहा है तो बना लो, ये आपके रेस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे तो आपको याद करा के कुछ चेंज करवाना है, सीधी सीधी बात है। हो जाएगा बेटा याद, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही बनते हैं। बाइफर्केटेड मतलब आगे से जाके 2 पार्ट में डिवाइड होंगे। स्नेक की टंग देखी ना आपने, बाइफर्केटेड होती है, ठीक है ना, इसलिए वैसा ही होता है बेटा। यस यस, सारे लेग्स सभी बाइफर्केटेड अपेंडेजेस होते हैं इसके अंदर, ठीक है। चलिए जी, सबने लिख लिया, हटा दूं इसको सारा, कंप्लीट कर लो पहले, फटाफट करो कंप्लीट। कोई नहीं, थोड़ा टाइम लग जाएगा बट याद होना चाहिए। टी बी बी जी, टी फॉर ट्रैकिया, इसमें मिलेगी कॉकरोच। बी फॉर बुक लंग्स, इसमें मिलेगा स्कॉर्पियन स्पाइडर। अगेन बी फॉर बुक गिल्स, इसमें मिलेगा लिम्यूलस। और लास्ट में जी फॉर गिल्स, इसमें मिलेगा बेटा प्रॉन में मिलेगा। और फिर भी कोई दिक्कत आए तो कुछ एडजस्टमेंट बना लेना, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। अब हटा दूं, चलिए जी। अब एक बीच में जगह है ना आपके पास, एक और मुझे बात बतानी है। स्कॉर्पियन है ना बेटा,
स्कॉर्पियन, इसके लिए 4 कैरेक्टर याद रखने हैं जिनको मैं नाम दे रहा हूं एनसीवीसी। कॉकरोच को बोलोगे एनओसी और यहां बोलोगे एनसीवीसी। देखो एन फॉर तो पता है ना, नॉक्टर्नल। अब यहां ओमनीवोरस नहीं है, कार्निवोरस है, और कार्निवोरस होते ही कैनिबलिज्म आएगा कि नहीं आएगा? यहां तो ट्रू कैनिबलिज्म देखने को मिल रहा है, कैनिबलिज्म होगा। और वी फॉर बताइए क्या है? विविपेरस। यही बात इंपॉर्टेंट है। ओविपेरस विविपेरस पे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हमको याद रखना है एनसीवीसी, और इसमें विविपेरस पे स्टार लगा लेना, क्योंकि ये आपको फ्लक्चुएट करेगा बार बार। क्योंकि देखो क्या देगा वो आपको क्वेश्चन में, और वो भी करेक्ट इनकरेक्ट में। ऑल ऑर्थोपोडा एनिमल्स आर ओविपेरस, ये बोलेगा। एक्चुअली हम इसलिए आएगा, कोई नहीं पूछना बेटा कि स्कॉर्पियन विविपेरस होता है कि ओविपेरस होता है, कोई नहीं पूछना इतना डीप में जाके, बट वो सेंटेंस तो आएगा ना, ऑल ऑर्थोपोडा एनिमल्स आर ओविपेरस। तो क्या कहोगे भाई? ये इनकरेक्ट है, क्योंकि यहां स्कॉर्पियन हमें याद आ गया कि वो कैसा था, विविपेरस था, इसलिए हमने इसको निकाल दिया है। ठीक है ना बेटा? इसलिए कई जगह पर ना चाहते हुए भी ये चीजें लिखनी पड़ती हैं। चलिए सब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 4, एक्सक्रीटरी सिस्टम की। देखो ये भी 3 ऑर्गन है, 3 टाइप के ऑर्गन मिलेंगे। एक तो है कॉक्सल ग्लैंड, नाम सुना होगा, नाम सुना कॉक्सल ग्लैंड। एक है ग्रीन ग्लैंड, ठीक है, और एक है मेलपीजियन ट्यूबल्स। मेलपीजियन ट्यूबल्स लिखो, कॉक्सल ग्लैंड, कॉक्सल ग्लैंड। बेटा कॉक्सल ग्लैंड के 2 अलग वर्डिंग और आते हैं, एंटीनरी ग्लैंड और मैक्सिलरी ग्लैंड, बट मोस्ट फेमस टर्म इज कॉक्सल ग्लैंड। एंटीनरी और मैक्सिलरी ग्लैंड भी कहा जाता है। बाई चांस मिल जाए तो आप तो एक चीज याद रखो, अपने थॉट से याद रखना कि नीचे के 2 में कोई अलग नाम नहीं लेते, सिर्फ इसी में लेते हैं कॉक्सल। तो अलग जो नाम आएंगे, चाहे वो मैक्सिलरी दे दे चाहे एंटीनरी दे दे, हम तो उसको किस पे रख देंगे? कॉक्सल पे लगा देंगे, बस बात खत्म हो जाएगा। अपना सॉल्यूशन क्वेश्चन का आ जाना चाहिए, तब कहां तक रटोगे नहीं तो। ठीक है ना, ध्यान रखना। अब देखो एनिमल्स लाते हैं, इधर देखो जरा, CSLP उल्टा कर देते हैं। ठीक है, बस इतना है। बीच वालों वो 3 है ना, ये 4 है ना, बीच वालों को डबल कर देना, एक जगह लाना है मतलब। अब आगे समझ में? देखो कॉक्सल ग्लैंड, प्रॉन पक्का, ग्रीन ग्लैंड, लिम्युलस, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, ज्वाइंट कर दिया, और लास्ट में कॉकरोच। लीजिए, अब याद करने में आसानी रहेगी। कुछ उल्टा तो नहीं हो रहा? कुछ उल्टा हो रहा है? हाँ, मुझे एक काम करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा बेटा। कर लोगे? इसको ऊपर रख दो, इसको नीचे रख दो, ताकि ये सीक्वेंस नहीं बिगड़ेगी आपकी, है ना? नहीं तो ये बिगड़ेगी डेफिनेटली। कर दूं उल्टा? ओके, नहीं मुझसे गड़बड़ हुई है, आपसे नहीं हुई है, सभी लोग ठीक कर लें। तो मुझे याद कराना था इसलिए मैं वहां ले गया। तो ये तो है ग्रीन ग्लैंड, प्रॉन में उल्टा हो गया था बेटा, ध्यान रखना। और ये कॉक्सल ग्लैंड है, अब देखो शॉर्ट में याद रखना, GCM। चेंज करना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा व्हाइटनर डाल के फटाफट से चेंज कर दो, है ना? अब सही चलेगा आपका, एग्जाम्पल याद हो जाएंगे उल्टा करते। प्रॉन आ गया, लिम्यूलस, स्कॉर्पियन, स्पाइडर आ गया, और ये आ गया। मतलब मेरा कहने का मतलब समझना कि ये चीज हमें बार बार रट्टा नहीं मारना पड़े, एक बार सीधा याद किया, एक बार उल्टा लिख दिया, अपने आप याद आ जाए। ठीक है, और चाहो तो यहां ऊपर डाल दो G
cm। उल्टा लिखना पड़ेगा लेकिन आप याद करने के लिए कुछ तो आपको एक्स्ट्रा रखना ही पड़ेगा, नहीं तो दिमाग में से निकलेगा। समझ गए आगे बात? ठीक है बेटा, चलो जी, ये बात हो गई यहां पर। अब आ जाइए मोलस्का में। सर्कुलेटरी बाद में लेंगे बेटा। मोलस्का में चलिए, पॉइंट नंबर 3, रेस्पिरेशन बाय गिल्स, जिन्हें आप फेदर लाइक गिल्स कहते हैं। ये दिया हुआ बेटा, एनसीईआरटी में स्टार मार्क कर लो। फेदर लाइक गिल्स रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे और एक्सक्रेशन में भी। एनसीईआरटी ने तो गिल्स ही कहा है, फेदर लाइक गिल्स, फेदर लाइक गिल्स। लेकिन सुनो ध्यान से, मेटानेफ्रिडिया नाम सुना होगा, ऑर्गन ऑफ बोजेनस, और कैबर ऑर्गन भी नाम सुना होगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि पहले तो इसको बंद कर देते हैं ब्रैकेट में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी तो ये कहती है फेदर लाइक गिल्स हेल्प्स इन एक्सक्रेशन एंड रेस्पिरेशन। और मान लो ऑप्शन में नहीं हो तो एक्सक्रेशन के लिए आपको और भी वर्ड याद रखने पड़ेंगे, मेटा नेफ्रीडिया, ऑर्गन ऑफ बोजेनस, या फिर कैबर्स ऑर्गन। ये 3 वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे। 1 से 2 पेयर होते हैं बेटा ये, और नंबरिंग याद रखने की जरूरत नहीं है, मॉड्यूल में दिया है। मेटानेफ्रिडिया, ऑर्गन ऑफ बोजेनस एंड कैबर ऑर्गन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। राइट, ध्यान रहेगा सबको। अब फिर वापस समझ लो, इसके आने के चांसेस कम है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। तो फेदर लाइक जो गिल्स है ना, उन्हीं का दोनों में रोल प्ले किया है, तो हमें तो वो भी याद रखना पड़ेगा कि गिल्स का रोल दोनों फंक्शंस में देखने को मिल जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब बीच में आओ थोड़ा सा, यहां देखो, ये जमीन पे आए तो यूरिया सबसे पहले आया, अब इसके बाद यूरिया कहीं नहीं आएगा इन तीनों में। अब जो लैंड पर रहेंगे, मोलस्का हो चाहे आर्थ्रोपोडा, वो यूरिक एसिड रिलीज करेंगे, और पानी में है वो तो अमोनिया। तो इसको अलग सेंटर में लिख दीजिएगा, ऑर्थोपोडा एंड मोलस्का। जो जमीन पर हैं वो यूरिक एसिड रिलीज करेंगे, जो एक्वेटिक हैं वो अमोनिया रिलीज करेंगे। ये लीजिए, नोट कर लो इसको अच्छे से, बीच में लिख लो, याद आ जाएगा आपको। बाद में मैं इनको और समराइज कराऊंगा, अभी तो आपको केवल याद करने के लिए जगह जगह पर मैं छोटे छोटे पॉइंट डिक्टेट करा रहा हूं। एक साथ समरी में डालेंगे, अपने आप वहां से भी याद कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा बेटा आपके पास। आ जाओ सब इकाइनोडर्मेट्स में। रेस्पिरेशन बाय गिल्स एंड बॉडी सरफेस। देखो ये तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होगी, लेकिन अभी अभी मैंने आपको बताया था कि स्टार मार्क है वाटर वैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। सबसे पहले इसी को ढूंढना है आपको क्वेश्चन में, नहीं हो तब जाकर एनिमल वाइज हम बात कर सकते हैं, तो गिल्स एंड बॉडी सरफेस अपन वहां पर लेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? लिखा बेटा इकाइनोडर्मेट्स में ऊपर ही ऊपर है। हो गया, गिल्स एंड बॉडी सरफेस। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन, स्टार लगा लो, फर्स्ट प्रायोरिटी लिख लो। फिर देखिए, excretion again by water
वैस्कुलर सिस्टम, ये नहीं हो तो बॉडी सरफेस, ये नहीं हो तो बॉडी सरफेस, मतलब रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन में एक ही काम चले। उसके बाद यहीं पर लेते हैं सर्कुलेशन, सिंपल सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा, सिंपल सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। ना वेसल्स हैं ना हार्ट है, क्योंकि ज्यादातर जो भी है वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इसलिए यहां पर बहुत ही रिड्यूस्ड फॉर्म में सर्कुलेटरी सिस्टम अपने को देखने को मिलता है बेटा। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं सर्कुलेशन की एनालिडा से, ताकि ये 3 फाइल हम अपन सीरियल में कंप्लीट कर लेंगे। जगह है ना? नहीं है तो कोई इलाज नहीं है, मैंने पहले ही कहा था, तो अलग से पेज पे डिक्टेट कर लो। नहीं है तो बेटा, क्योंकि क्या है, जगह तो बना के चलनी पड़ेगी। अब आप देखो ना, मेरे पास कितनी कम जगह है, फिर भी मैं जगह निकाल लेता हूं। हाँ हाँ बिल्कुल निकालनी पड़ेगी बेटा, निकालनी पड़ेगी। देखो कोई तरीका नहीं है, ठीक है ना, एक ही तरीका बचता है जो मैं आपको बताता जा रहा हूं। बड़े एनेलिडा नंबर 5, सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो बेटा, यहां तक तो सर्कुलेशन है ही नहीं, पक्का, क्योंकि ये तो कॉस्मोपॉलिटियन, ये तीनों पानी में, ये हो गया एंडोपैरासाइट, पहली बार जमीन पे आने का मौका यही मिला, तो फूड के लिए डाइजेस्टिव ग्लैंड भी यही आई थी, डाइजेशन करेंगे, एब्जॉर्प्शन करेंगे, तो सर्कुलेटरी सिस्टम की भी जरूरत पड़ेगी। अब दूसरी बात देखो कि ओपन और क्लोज 2 टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यू नो अबाउट दिस। इफ लार्ज साइनस प्रेजेंट इन द बॉडी, then it is called open, or if blood flow in the vessels, then this is called gas। क्या कभी कैपिलरी का एंड होता है? ब्लड वेसल्स का एंड होता है क्या? नहीं होता है, आपस में एक दूसरे में कनेक्ट होती रहती हैं। वेन आई, सॉरी आर्टरी आई, कैपिलरी बनी, फिर वेन बनी, फिर वापस हार्ट के थ्रू सर्कुलेशन। लेकिन लिम्फ वेसल्स का एंड होता है, याद करो, लिम्फ नोड के साथ में, याद आया कि नहीं आया? ये आपके सर्कुलेशन का एक पॉइंट होता है। अब बात को समझना, ये अर्थवर्म है, बहुत पतली बॉडी होती है। दो खास बात, विड्थ तो होती नहीं है, लेकिन लेंथ ज्यादा होती है, याद आ गया? तो मुझे बताओ, जब कैविटी बनानी होगी, तो कैविटी बनाने के लिए आपको विड्थ की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आप देखो एडेप्टेशन को, देखो आप कि एडेप्टेशन ऐसा हो रहा है कि बॉडी की लेंथ बढ़ रही है, एलोंगेटेड बॉडी हो रही है, बट विड्थ नहीं हो रही, थिकनेस नहीं बढ़ रही है। और जब तक थिकनेस नहीं आएगा तब तक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप नहीं हो सकता। तो इन एनिमल्स में क्या हुआ, विड्थ बढ़ी, सॉरी लेंथ बढ़ी। तो लेंथ बढ़ने के लिए फिर आपको यदि सर्कुलेशन बनाना है तो आपको वेसल्स डालनी पड़ेगी। तो बाय एडेप्टेशन क्या हुआ, इन एनिमल्स के अंदर वेसल्स का प्रोग्रामिंग शुरू हुआ, जिसमें 2 बड़ी वेसल्स काउंट होती है, डोर्सल वेसल एंड वेंट्रल वेसल। और फिर बीच में देखिए, आप उन वेसल्स को कनेक्ट भी किया गया, और ऐसी वेसल्स बनानी पड़ी जिससे ब्लड को दोनों वेसल्स में, एक ऊपर है और एक नीचे, दोनों में ब्लड को फ्लो किया जा सके। अब फ्लो करेंगे तो पल्सेशन वाली वेसल्स लगानी पड़ेगी दोनों को जोड़ने के लिए। इसीलिए एनेलिडा में जो अर्थवर्म पढ़ते हैं, उसमें 4 जगह ऐसी होती हैं बेटा, मतलब 4 सेगमेंट ऐसे होते हैं जहां इन ऊपर वाली नीचे वाली वेसल्स को जोड़ने की जरूरत पड़ी। जैसे मैं आपसे बात करूं यहां डायग्राम के थ्रू, ये डोर्सल वेसल है, ये वेंट्रल वेसल, तो इनको ऐड करना जरूरी है, वरना पूरी बॉडी में सर्कुलेशन नहीं होगा। तो ये 4 वेसल जो थी ना बेटा, इनको फिर हार्ट बोला गया, क्योंकि इनके अंदर पल्सेशन स्टार्ट हो गया। तो यहां जो हार्ट मिलता है ना, वो वेसल्स के फॉर्म में मिलता है, ना कि चैम्बर्स के फॉर्म में मिलता है। अबे चैम्बर बनाओगे कैसे, विड्थ तो है नहीं, जगह ही नहीं है बनाने की। तो वेसल्स को हार्ट का प्रोग्रामिंग बना दिया गया। और कौन कौन से सेगमेंट में, 7 में, 9 में, 12 में और 13 सेगमेंट में यहां पर हार्ट देखने को मिलता है अर्थवर्म के अंदर, और फिर ये आपस में कनेक्टेड रहती हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये लेटरल हार्ट कहलाते हैं और ये लेटरल ईसोफेगल हार्ट कहलाते हैं। ये दोनों तो जो 7 और 9 में होते हैं वो लेटरल हार्ट है, ये सब आप अर्थवर्म में पढ़ लेना। और ये लेटरल ईसोफेगल हार्ट कहलाते हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा, बस इतना ध्यान रखना, इसमें 4 पेयर ऑफ हार्ट होते हैं। 4 तो दिख रहे हैं इधर, 4 उस साइड से भी तो कनेक्ट होंगे। अरे यस और नो?
तो 4 पेयर ऑफ हार्ट मिलते हैं किसके अंदर? यस, अर्थवर्म के अंदर। तो बताओ सिस्टम ओपन हुआ कि क्लोज हुआ? यस, शुरुआत करते हैं यहीं से। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये लीजिए, यहां पर आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा, लेकिन तीन ही तो एनिमल है, नीच, नेरिस, अर्थवर्म और हेरुडनेरिया। एक ने कहा कि मेरी दो के कंपैरिजन में थोड़ी विड्थ बढ़ गई, बताओ किसकी? लीच की मोटाई ज्यादा होती है। तो उसने कहा कि मेरे अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप का होता है। एक्सेप्शनल केस है। लीच में सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा? ओपन। और ये आपके नीट का क्वेश्चन हो चुका है, बन चुका है, देख लेना, एक बार सॉल्व कर लेना, याद आ जाएगा बुकलेट के अंदर। ठीक है, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मेजर अपने को बोलना है। फिर आप देखिए बेटा, यहां पर यदि मैं आपसे बात करूं कि जो अर्थवर्म है, क्योंकि बेसिकली तो वही पढ़ना होता है, अर्थवर्म में 4 पेयर ऑफ हार्ट देखने को मिलेगा 7th, 9th, 12th और 13th सेगमेंट के अंदर। ध्यान रखिए, देयर आर 4 पेयर ऑफ हार्ट फाउंड इन 7, 9, 12 एंड 13। दिस इज कॉल्ड डायवर्सिटी। तुम्हारे चेहरे देखने लायक हैं। बोले क्या हो रहा है ये बेटा 6 क्वेश्चन की तैयारी चल रही है, और ये 3 ही भारी हैं, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस। मोलस का फिर भी कम है, ये 2 भारी है, इसकी ध्यान रखना, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन आ चुका है, आप सोचो ना, देखो एक्सेप्शन को बना के एआईपीएमटी ने क्वेश्चन दे दिया, रो मत बेटा, रो मत, रो मत। अब क्या करें? पढ़ाना तो पड़ेगा और आपको पढ़ना पड़ेगा। सही बात है ना, क्योंकि दोनों तरफ ही पापी पेट का सवाल। सही बात है। आप क्यों बैठे हैं यहां पर? अब पैसे बटोरने के लिए नहीं, आगे चल के डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे तो पैसे कमाएंगे, पैसे कमा के क्या करोगे? खाना खाएंगे। तो किसका सवाल है? पापी पेट का। मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ किस लिए? पापी पेट के लिए। बात करता मैं, तेरी तो दुनिया ही पैसे में सिमट के रह गई है, हमारी तो दुनिया ही सिर्फ और सिर्फ एक ही, और वो है खाना। दैट्स क्लियर। सही बात है कि नहीं? यहाँ इतने तगड़े भुक्कड़ बैठे हुए हैं, तुम पूछो मत। 7, 9, 12, 13 सेगमेंट, 4 पेयर ऑफ हार्ट, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन लीच में कैसा है बेटा? अब दुनिया का सबसे खतरनाक पॉइंट आ रहा है, जो आप जानते हैं, बताया भी, हीमोग्लोबिन होता है यहां, बट आरबीसी में नहीं होता। कहां होता है बेटा? डिसॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा। अब ये यहां तो मानो ही मानो सर्कुलेटरी सिस्टम में भी पूछ लिया जाता है, तो लिखिए यहां पर हीमोग्लोबिन, मैं साइड में ऊपर लिख रहा हूं, हीमोग्लोबिन, दूसरा नाम है इरिथ्रोक्रोरिन। इरिथ्रोक्रोरिन भी कहा जाता है, केवल यहीं पर नाम देना है या अदर नेम, और कहीं नहीं देना है। हीमोग्लोबिन इरिथ्रोक्रोरिन, CRUORIN। हीमोग्लोबिन और इरिथ्रोक्रोरिन डिसॉल्व्ड इन ब्लड प्लाज्मा। स्टार मार्क लगा लेना, डिसॉल्व्ड इन ब्लड प्लाज्मा। ब्रैकेट में लिखो आरबीसी एब्सेंट, ताकि रीजन भी ध्यान रहेगा। आरबीसी एब्सेंट। ठीक है बेटा, तो ये कहानी है एनेलिडा के सर्कुलेटरी सिस्टम की, जो अपने को ध्यान में रखना है। आज तो मजा आ गया बच्चों डायवर्सिटी पढ़ने में। ठीक है, चलिए जी, ऑर्थोपोडा में आइए। मैं यहां से मिटा के और यहां ऊपर ही लिख देता हूं ताकि ध्यान रहेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप, ओपन होगा। कॉकरोच में एक लार्ज बड़ी कैविटी होती है बेटा, जिसका नाम है हीमोसील। क्या नाम है? सो देर इज लार्ज ब्लड साइनस फाउंड इन बॉडी, दैट इज कॉल्ड हीमोसील। अब ये कहां से आ गई भाई? हमने तो पढ़ी थी साइजोसील, ये कहां से आ गई हीमोसील? कुछ याद है? कुछ पुरानी बात याद हो? वो जो साइजोसील है ना,
उसको रिप्लेस करने वाली कैविटी हीमोसील होती है। पहले साइजोसील बनी, उसकी जगह पे फिर सेल फिल हुई और दूसरी कैविटी बनाने में हेल्प की, तो नाम क्या हो गया? हीमोसील। दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि जब आप यहां कह रहे हो कि साइजोसील जो है वो रिप्लेस कर दी गई है, तो फिर इस कॉकरोच को यानी इस ऑर्थोपोडा को हमने साइजोसिलोमेट में क्यों डाला है? इसका जवाब है कि जो गोनेड्स है ना, उसमें आज भी साइजोसीलोम प्रेजेंट है, गोनेड्स की कैविटी के फॉर्म में। तो ये एविडेंस है कि ये क्यों ऑर्थोपोडा में है, ये आपको कॉकरोच में लिखा हुआ भी मिलेगा और एनसीईआरटी का पॉइंट भी है। लार्ज कैविटी हीमोसील इज प्रेजेंट बट साइजोसील फाउंड इन गोनेड एज फॉर्म ऑफ गोनोसील। ये बात ध्यान रखना, इसीलिए हमने इनको किस में डाला है बेटा? साइजोसिलोमेट में डाला है। समझ में आया कि नहीं आया? ये बात अपन बाद में लिख लेंगे, बट मेरी बात को समझ जाना कि यहाँ साइजोसिलोम ना लिखकर हमें क्या लिखना पड़ रहा है? हीमोसील। और बेटा इसके अंदर जो ब्लड मिलेगा आपको, दैट इज कलरलेस ब्लड ऑफ इंसेक्टा ओनली। इंसेक्टा में कलरलेस होगा, दैट इज कॉल्ड हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ, क्योंकि आपको याद है ना बेटा, अभी अभी ट्रैकिया पढ़ा था आपने, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो ट्रैकिया ट्यूब है, सीधा एनवायरमेंट से ऑक्सीजन लेके सेल तक पहुंचा देगी, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वापस एनवायरमेंट को। तो आपके यहाँ रेस्पिरेटरी पिगमेंट की जरूरत ही नहीं। इसलिए हमने कहा कि हीमोलिम्फ का यूज कभी भी रेस्पिरेशन में नहीं होता है, ये बात अपने को ध्यान में रखना है। कॉन्सेप्ट क्लियर? उसके बाद देखिए बेटा, इसका एक लास्ट पॉइंट बता रहा हूं। इसमें अच्छा, कई एनिमल्स में हीमोसाइनिन होता है, जैसे प्रॉन आया था ना, तो हीमोसाइनिन होता है। अदर पिगमेंट लिख लो, हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन इन प्रॉन कोई नहीं पूछेगा, लेकिन इंसेक्टा का कलरलेस होता है, ध्यान रखिए। मैं इसके हार्ट को एक नाम दे रहा हूं, इसमें सारे कैरेक्टर आ जाएंगे। मैं हार्ट को बोलता हूं डीटीपीसी हार्ट है। इसका हार्ट कौन सा होता है? डीटीपीसी। समझ जाओ, 4 पॉइंट है। डॉर्सल साइड पर है तो डी आ गया। ट्यूबुलर, ट्यूब शेप का होगा इसलिए ट्यूबुलर आ गया। उसमें पल्सेशन होता है क्योंकि बाहर एलरी मसल्स जुड़ी होती हैं, कॉकरोच याद करो। और चैम्बर्स होते हैं 13 कॉकरोच के हार्ट में, इसलिए सी हमने यहां लिख दिया। मैं इसका फुल फॉर्म लिख देता हूं, डॉर्सल ट्यूबुलर पल्सेटिंग चैम्बर्ड हार्ट यहां प्रेजेंट होगा। देखो चारों कैरेक्टर एक साथ याद रखने हैं। क्या क्या है बेटा? डॉर्सल ट्यूबुलर पल्सेटिंग चैम्बर्ड हार्ट। सबको समझ में आ रहा है? अब जैसे ही मोलस्का आएंगे ना, मैं इसको बोलूंगा डीपी हार्ट। केवल डी लेंगे और पी लेंगे, मतलब डॉर्सल होगा और पल्सेटिंग होगा, तो याद करने में दोनों का डिफरेंस आसान रहेगा। समझ में आया? तो आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी, लेंदी भी थी और मैटर भी ज्यादा था, बट अब अपने को दिक्कत नहीं आएगी। यही सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है पूरी एनिमल डायवर्सिटी के अंदर। इसके बाद कोऑर्डिनेट तो बहुत इजी होता है क्योंकि अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी से जोड़ लेते हैं। ठीक है बेटा, आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अपन अगले लेक्चर में। जय श्री कृष्ण बच्चों।